नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 20 मई 2025 की है और ये एक अपील थी, वो फाइल की गई थी जो डिफेंडेंट्स द्वारा, जो कि एक सब्सिक्वेंट परचेजर थे एक प्रॉपर्टी के। उन्होंने एक एप्लीकेशन थी, एक सूट चल रहा था, उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, और उसमें ये ग्राउंड्स रेज किए थे कि जो सूट है उसको डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि ये सूट जो है वो हिट बाय दी बेनामीज प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत ये हिट कर रहा है, तो इसमें सूट चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि ओरिजिनल डिफेंडेंट्स थे जो कि उन्होंने ये प्ली थी वो रेज नहीं की थी, और जहां ट्रायल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन को खारिज इस ग्राउंड में कर दी कि ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, और जो कि डिसाइड किया जा सकता है जब एविडेंसेस जब लिए जाएंगे तभी ये डिसाइड किया जा सकता है। और फिर आगे हाई कोर्ट में भी रिवीजन पिटीशन थी, वो फाइल की, वहाँ से भी कोई डिफेंडेंट्स को रिलीफ नहीं मिला था जो कि सब्सिक्वेंट परचेजर थे। अब मैटर था वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पाया कि नीचे की कोर्ट्स ने कोई एरर थी वो नहीं की थी, और इसलिए जो स्पेशली पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर। ये देखिए, एससी स्पेशली पिटीशन सिविल 4673 और 2023, और दो स्पेशली पिटीशंस थी वो फाइल की थी। एक तो कॉन्टेस्टिंग डिफेंडेंट नंबर 2 हैं, और अदर जो थे सब्सिक्वेंट परचेजर हैं, उन्होंने ये फाइल की थी। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर उनकी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी थी। ऑर्डर 7 रूल 11 एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है, जब भी सूट चल रहा होता है तो कुछ ग्राउंड्स अगर रेज करती है कोई अपोजिट पार्टी कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, चाहे वो लिमिटेशन का अंदर बाढ़ हो, चाहे रेस्टिट्यूटिव कटा के अंदर बाढ़ हो, तो कुछ ग्राउंड्स लीगल ग्राउंड्स अगर रेज कर देते हैं कि इस सूट को खारिज कर दिया जाए। अगर एप्लीकेशन में मेरिट होता है और जो ग्राउंड्स रेज किए हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सूट आगे चलाने लायक नहीं है, तो उसको वो सूट को डिसमिस कर देती है, तो सूट को डिसमिस कर देती है। लेकिन यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन थी वो मूव की थी, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन थी वो डिफेंडेंट्स थे सब्सिक्वेंट जो परचेजर, उनकी एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी थी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर से एप्लीकेशन लगाई थी। और अब बताएं, जो दूसरी स्पेशली पिटीशन है वो मेन कॉन्टेस्टिंग डिफेंडेंट ने फाइल की थी। और अब यहाँ पर जो फैक्ट्स क्या थे कि मदर एंड सन जो हैं वो प्लेंटिफ 1 और 2 हैं। उन्होंने एक रेगुलर सूट था वो फाइल किया था 2018 में, जो सूट है वो बताया गया है, जो कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो कि सन ही है प्लेंटिफ नंबर 1 के, और उनकी जो वाइफ है उनको डिफेंडेंट नंबर 2, और जो 2 सन्स हैं उनको डिफेंडेंट नंबर 3 और 4 बनाया गया था। तो ये फैमिली डिस्प्यूट था जो कि चल रहा था, और इसमें सब्सिक्वेंट परचेजर हम उनको भी यहाँ पर लिया गया है, पार्टी बनाया गया। जो प्लेंटिफ नंबर 2 की जो वाइफ हैं और उनके जो सन है उनको डिफेंडेंट नंबर 8 और 9 बनाया गया, और जो सब्सिक्वेंट परचेजर हैं उनको डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 बनाया गया है, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लेन मेंशन है प्लेंट में। सूट क्या था? सूट था पार्टीशन का, पोजेशन का, डिक्लेरेशन का, मैंडेटरी और परमानेंट इंजेक्शन का, जो प्रॉपर्टीज के रिगार्ड में था, जिसमें कहा गया था कि जो फैमिली प्रॉपर्टीज थी वो परचेज की गई थी, जो फंड्स थे जॉइंट फैमिली के बिजनेस से, उससे परचेज की गई थी। तो कहा कि जो सूट जो है वो फैमिली मेंबर्स के में था। मदर और सन जो है एक साइड हैं, और अदर जो सन और उनके फैमिली मेंबर्स हैं अदर साइड हैं, और चिल्ड्रन ऑफ बोथ द सन्स हैं वो एक नॉन एक्टिव और पैसिव पार्टीज हैं। प्लेट के एलिगेशंस के मुताबिक कि जो फादर हैं, 2 सन्स जो रेफर किया गया है, वो एक टेलरिंग बिजनेस करते थे। मींस जो यहाँ पर प्लेंटिफ है बनाया है और डिफेंडेंट है, उनके जो फादर हैं वो टेलरिंग बिजनेस करते थे, और उनकी जो बताया कि
मृत्यु जो है, डेथ जो है 1977 में हुई थी, और उस समय उनके पास कोई भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी। 1982 में दोनों सन्स ने एक जॉइंटली टेलरिंग बिजनेस था वो स्टार्ट किया। एक रेंटेड शॉप थी वो ली थी भोपाल में, और साथ में बताया कि जो बिजनेस था वो कुछ जो ज्वेलरी थी मदर की, प्लेंटिफ नंबर 1 की, हमें जो मदर हैं उनको उनकी ज्वेलरी बेच के स्टार्ट किया था बिजनेस जो है। दोनों ने साथ टुगेदर का कार्य किया था, और जो यंगर ब्रदर हैं उनको सोल प्रोप्राइटर बना दिया गया, जो कि यंगर ब्रदर हैं जो प्लेंटिफ नंबर 2 हैं। अब साथ में बताया कि 1990 में जो फैमिली है उन्होंने एक हाउस है वो खरीदा और उसमें वहाँ रहने लगे, जॉइंटली तक रहे और 2011 तक। और कहा, फिर साथ में ये बताया कि जो एल्डर सन है और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरा घर है वहाँ रहने लगे थे। जॉइंट फैमिली बिजनेस की इनकम से जो इन्होंने जो परचेज जो किया था वो फैमिली ने किया था और जॉइंट फैमिली बिजनेस से खरीदा था। साइड बाय साइड टेलरिंग बिजनेस करने के बाद जो एल्डर सन है उन्होंने एक फैब्रिक बिजनेस भी उसी नाम जो नाम बताया वहाँ से स्टार्ट कर दिया 1986 में। एक शॉप भी एक और बताया वहाँ पे उन्होंने खरीदी थी भोपाल में, और कंबाइंड किया है फैमिली इनकम का। फैमिली इनकम की से जो शॉप थी वो परचेज की थी। जो फैमिली बिजनेस था टेलर्स का और हेमिस टेक्सटाइल्स का। साथ में ये बताया कि ओरिजिनल जॉइंट फैमिली बिजनेस है, दोनों पार्टीज ने सेवरल प्रॉपर्टीज खरीदी हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट पर्सन्स ऑफ द फैमिली। और साथ में बताया कि जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो परचेज की हैं जॉइंट फैमिली फंड से, और जो इनकम डिराइव हुई थी वो जॉइंट फैमिली बिजनेस से हुई थी। साथ में ये भी एग्जर्वेशन किया गया कि जो प्रॉपर्टीज परचेज हुई थी इन द नेम ऑफ प्लेंटिफ्स थी और डिफेंडेंट्स थी जो फिर मेंबर्स थे फैमिली के, जो कि जॉइंट प्रॉपर्टीज थी जॉइंट हिंदू फैमिली की। और ये प्रॉपर्टीज जो डिस्क्राइब की गई हैं वो पैराग्राफ नंबर 6 है प्लेंट पे। कुछ प्रॉपर्टीज जो मेंशन की हैं वो सीरियल नंबर 19, 20, 21 है, जिसे डिफेंडेंट नंबर 2 ने बेच दिया था, जो कि एल्डरसन की जो वाइफ है, इन द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 5 और 6। अब यहाँ देखिए डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 को वो प्रॉपर्टीज बेच दी गई थी। और साथ में ये भी एलिगेशन ली कि जो सेल्स हैं वो वॉइड हैं, और साथ में बताया कि जो इस अवॉर्डमेंट्स के बेसिस पे जो सूट था, डिक्लेरेशन, पार्टीशन, इंजंक्शन, वो इंस्टीट्यूट किया गया था मदर द्वारा, जो कि प्लेंटिफ नंबर 1 है, और यंगर सन जो प्लेंटिफ नंबर 2 है। सूट में सब्सिक्वेंट जो परचेजर हैं डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। कंटेंशन ये रखी थी कि जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है, जो कि एक प्रोविजंस आए हैं बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। साथ में ये क्लियर कर दिया कि कोई भी एप्लीकेशन है वो नो एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय मेन कॉन्टेस्टिंग डिफेंडेंट। जो मेन डिफेंडेंट्स थे उन्होंने कोई एप्लीकेशन थी वो नहीं लगाई थी, उन्होंने कहीं भी ये एलिगेशन नहीं लगाया कि सूट जो है वो मेंटेनेबल है और या फिर बार्ड है अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट। जो अबव एप्लीकेशन थी वो कॉन्टेस्ट की गई थी, प्लेंटिफ और रिप्लाई था वो फाइल किया गया था, और ये कहा कि जो बेनामी एक्ट है वो फोर्स में आया है 11 जनवरी 2016 में, और सारी फैमिली प्रॉपर्टीज हैं वो परचेज कर ली थी जज डेट से, मींस एक्ट से जो सूट जो है वो एक्ट नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा, तो सूट जो है वो हिट नहीं करेगा बाय दिस सेड एक्ट। और जो सूट जो है वो एडजुडिकेशन नहीं था किसी भी मैटर का, जो बेनामी ट्रांजैक्शन थी जो बताई गई है बेनामी एक्ट के अंदर, और बल्कि ये सूट था जो कि वो एसेंशियल है अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, और ये रिप्लाई था दिया गया था। और सूट प्रॉपर्टीज थी वो हिंदू जॉइंट प्रॉपर्टीज थी, और रिलीफ जो क्लेम किया गया था वो प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट प्रॉपर्टीज में लिया गया, और ऐसे में कोई स्टैंड ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड है बेनामी एक्ट, क्योंकि ये एक्ट जो है वो किसी प्रकार से बार नहीं करता
पार्टीशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए और इंजंक्शन इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टीज जो कि बिलोंग करती हैं टू हिंदू जॉइंट फैमिली। और ऑब्जेक्शंस थे जो रेज किए हैं 5-6 ने, वो थी मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट्स, जो कि एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, जो कि कंसिडर तभी किया जा सकता है जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी और एविडेंस जो है पार्टीज का होगा, ना कि इस थ्रेशोल्ड पे जो प्लेंट में एलिगेशंस लगाई हुई हैं। और कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में पाया कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था उसमें डिटेल डिस्कशन की गई थी प्लेंट अवॉर्डमेंट्स की, और यहाँ पर कंक्लूजन पे ये कोर्ट आई थी कि जो इशू था प्रॉपर्टीज का वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज हैं, और जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स की हैं, और क्या उसे पार्टीशन किया जा सकता है वो एक क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है जो फैक्ट्स के ऊपर जो पार्टीज जो हैं वो मींस लीड करेंगी, अपने एविडेंसेस लीड करेंगी अवॉर्डमेंट्स के आधार पे प्लेंट पे कि ये सूट बार्ड नहीं है। जो वो एक जजमेंट आई थी पोपट एंड कोचा प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, तो प्रोविजन थे सेक्शन 711 के, वहाँ पे कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी थी कि ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो एप्लीकेशन थी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। सब्सिक्वेंट परचेजर ने यहाँ पर एप्लीकेशन सिविल रिवीजन थी वो फाइल की थी, वो भी डिसमिस थी, वो हो गई थी, और यहाँ पर ये डिसीजन दिया गया था, ट्रायल कोर्ट ने ठीक कहा, निर्णय दिया है कि जो इशू था कि जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की या फिर परचेज किया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली पर फंड से, ये साबित किया जा सकता है पार्टी द्वारा, ये जब वो अपने एविडेंसेस लीड करेगी। जो प्लेंट सूट जो ये लैब इसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट्स थे, और ये कहा कि ये कहीं भी नहीं कहा है कि ये किसी प्रकार से बार्ड है बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ, और डिसीजन था वो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो मेन कॉन्टेस्टिंग पार्टीज थी जो एल्डर ब्रदर हैं, उनकी जो वाइफ थी और या फिर चिल्ड्रन थे, उन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया था। नीचे की जो दोनों कोर्ट्स ने प्लेंट मींस जो नीचे की कोर्ट्स ने जो प्लेंट रिजेक्ट कर दिया था, जो पावर थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, यहाँ पर सिर्फ डिफेंडेंट नंबर 5 ने ही स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की थी, और प्लेंट डिफेंडेंट नंबर 2 ने दूसरी स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की थी। अब यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो डिफेंडेंट नंबर 2 है, ना तो डिफेंडेंट नंबर जो 2 हैं उन्होंने कोई एप्लीकेशन थी वो मूव नहीं की थी ऑर्डर 7 रूल 11 की कि कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाए, और ना ही किसी प्रकार की रिवीजन पिटीशन थी जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर 7 रूल 11 को उसको चैलेंज किया था। जो एप्लीकेशन लगाई थी डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 द्वारा उसको चैलेंज किया था, नहीं किया था। तो अब ये कहा कि वो एग्रीवीड नहीं हुई हैं, जो एप्लीकेशन थी जो रिजेक्ट हो गई थी, तो ये एग्रीवीड पार्टी नहीं है ये, तो अब यहाँ पर उनको परमिट नहीं किया जाता कि वो इम्पिंज्ड ऑर्डर को असेल करें, मीन चैलेंज करें। और ये भी उनको भी पता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है ट्रायल कोर्ट की, और जो कंडक्ट है वो जो ऑर्डर आया था फर्स्ट इंस्टेंस का उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर बताया कि चूजन टू कंटेस्ट सूट ऑन मेरिट्स पे अब किया जाएगा उनका, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अब एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती। रिजेक्ट अब डिफेंड नंबर 5 और 6 के बारे में बताया कि वो सब्सिक्वेंट परचेजर हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सब्सिक्वेंट परचेजर थे उस प्रॉपर्टी के। अब यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकते कि जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज थी वो ओरिजिनल ऑनर्स के हाथ में थी, क्योंकि उन्होंने पर्सनल क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको कोई पर्सनल नॉलेज नहीं थी कि जो प्रॉपर्टीज थी वो ओरिजिनल ऑनर्स जो हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब या फिर उन्होंने अक्वायर किया बेनामी से बाय फैमिली मेंबर्स, और द प्रॉपर्टी जो पोजेस्ड बाय द हिंदू फीमेल है इन एब्सोल्यूट केसेस में। इस सिचुएशन पे ये वो राइट पर्सन नहीं है कि वो एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत लगाएं कि इस प्लेंट को रिजेक्ट कर दी जाए, और सबमिशन सुने दोनों पार्टीज के। जो डिफेंडेंट थे उन्होंने ये इशू उठाया था कि जो सूट जो है वो बार्ड है
सेक्शन 5 सेक्शन 4 रीड विद सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि सूट प्रॉपर्टीज थी वो एक्सक्लूसिवली नेम थी डिफेंडेंट नंबर 2 के, और इसलिए उसको ट्रीट किया जाएगा कि एज अ पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट किया जाए, तो इसलिए इज नॉट अमेनेबल टू पार्टीशन। और सेकंड जो सूट बताया कि सेक्शन जो 4 है एक्ट का, वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सक्लूसिवली डिफरेंट पर्सन्स के नाम पर हैं, और यहाँ पर किसी पार्टीज ने क्लेम नहीं किया है कि जॉइंट ऑनरशिप और राइट ऑफ पार्टीशन इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। तो इसलिए जो अबव आर्ग्यूमेंट था जो लर्नर सीनियर काउंसिल्स हैं प्लेंटिफ के, उन्होंने सबमिट किया कि जो बार है वो सेक्शन 4 रीड विद 14 ऑफ एक्ट के तहत वो कभी भी रेज्ड नहीं किया डिफेंडेंट द्वारा, जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, और जो पॉइंट जो था वो आर्ग्यूड नहीं किया गया जहाँ कोर्ट के समक्ष, जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो कोर्ट थी उसके सामने आर्ग्यू किया गया, और ना ही हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो आर्ग्यू किया। इसलिए वो एंटाइटल नहीं है कि ये प्ली जो है वो फर्स्ट टाइम इस कोर्ट के समक्ष रेज करें। अब प्रोविजन जो है वो किसी प्रकार का बार नहीं है सूट इस नेचर का जो है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इन एनी मैनर, और सेकेंडली ये बार नहीं है कि सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेन अमेंडमेंट्स जो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो परचेज की गई हैं वो न्यूक्लियस ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज द्वारा की गई हैं, और एक्सक्लूसिवली नेम भी हुए हैं जो फैमिली प्रॉपर्टीज के। तो एक्सेप्टेड कैटेगरी है सेक्शन 2 सब पार्ट 9 सब पार्ट ए एक्सेप्शन 2 ऑफ बिनामी एक्ट। फर्दर सबमिशन ये दी कि सिंपल रीड करने के बाद सूट जो है वो किसी प्रकार से बार्ड नहीं है बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, तो ऑर्डर 7 रूल 11 डी जो है उसे अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिजेक्ट करें प्लेंट को। डिफेंडेंट और इशू जो रेज किए गए हैं डिफेंडेंट द्वारा वो फैक्चुअल इन लॉ है, फैक्चुअल इन नेचर है, और डिफेंडेंट जो है फैक्ट्स को प्रूव करें, और जो पार्टीज हैं वो एविडेंस जिनको रिड्यूस करने को कहा गया है। सेक्शन 14 जो बेनामी एक्ट है वो बार करता है सूट क्लेम और एक्शन जो प्रॉपर्टी जो है वो हेल्ड बाय बेनामी बाय पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द पर्सन जो क्लेमिंग कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू ऑनर की है। तो सेक्शन 4 था बेनामी एक्ट का, वो रीड किया है। ये अबव जो प्रोविजन था वो बार का था कि किसी प्रकार का एक्शन पे जो प्रॉपर्टी जो अगर बेनामी ली गई है और जो पर्सन जो है जिसमें सूट क्लेम और एक्शन जो है वो ब्रॉड किया गया है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और नॉट, तो यह कहा कि ये जो इशू ऑफ है वो प्राइम कंसिडरेशन पर रखा गया है। तो प्लेंट के एलिगेशंस थे कि डिस्क्राइब द सूट प्रॉपर्टीज एज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज एंड दे हैव बीन परचेज जो है वो किए गए हैं वो न्यूक्लियस और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी द्वारा किए गए हैं, और जहाँ पे इनकम जो जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस से ली गई है। प्रॉपर्टीज जो है वो किसी प्रकार से डिस्क्राइब नहीं की गई है कि ये बेनामी है इन द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो प्लेंट रीड करने के बाद सूट प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैनॉट बी एक्सप्रेशिया, उसे एक्सप्रेशिया नहीं कह सकते, टू बी हेल्ड एज द बेनामी प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सूट जो है मेंटेनेबल है इन द व्यू ऑफ सेक्शन 4 ऑफ बेनामी एक्ट। तो ये सब उसके बारे में बताया गया है, और जजमेंट का भी रेफरेंस दिया है यहाँ पे। फाइनली ये कहा कि जो रेशो है वो फैक्ट्स को केसेस के हैंड पे लगाए जाएं, तो ये निकल के आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बताया कि सेक्शन 14 जो एक्ट है वो सिंपली प्रोवाइड करता है कि जो प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय हिंदू फैमिली है फीमेल है वो हेल्ड बाय हर और एज फुल ऑनर। तो ये किसी प्रकार से बार नहीं या प्रोहिबिट नहीं करता सूट को कि जो भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होता है तो कोई भी मींस एब्सोल्यूट मींस कोई भी बार नहीं था इसमें अबव प्रोविजन पे। तो इसमें जो प्लेंट है वो इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता एज बार्ड बाय लॉ,
जो कोर्ट, जो नीचे की जो कोर्ट है, उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और एक जो डिफेंडेंट नंबर 5 और 6 द्वारा फाइल की गई थी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, और यहाँ पर साथ में रिफ्यूज भी कर दिया था कि रिजेक्ट कर दिया था प्लेंट को, और एज बार्ड बाय एन स्टैच्यू। इट मींस जो पार्टीज जो हैं वो लिबर्टी पे हैं कि वो कॉन्टेस्ट करें सूट ऑन मेरिट्स, और उनका राइट है टू गेट द नेसेसरी रेलेवेंट इश्यूज जो फ्रेम किए हैं सूट में, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सूट बीइंग बार्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर इस ऐसा इशू फ्रेम्ड हुआ है, ये ओपन कोर्ट है, वो कंसीडर, ओपन कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी द सेम मेरिट्स पे, जब पार्टीज जो हैं वो अपने एविडेंसेस लीड करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट जो है उन्होंने किसी प्रकार का प्रेजुडाइज नहीं हुआ और ना ही कोई मिसगाइज ऑफ जस्टिस हुआ है। अगर उनको प्रिवेल भी किया जा सकता है कि डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, वो अवेल करें अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कहा कि हमें कोई नेसेसिटी नहीं बनती कि एंटरटेन करें स्पेशली पिटिशंस को और उसे खारिज किया जाता है। तो ये जजमेंट आई थी 20 मई 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।